रोहित और आप देख रहे हैं लर्न इन्वेस्टमेंट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि फाइनेंस से रिलेटेड कंपनी है और जिसमें बहुत अच्छा एक टारगेट बन रहा है। एक बहुत अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल भी आपको देखने को मिलेगा और इसी वीडियो में हम पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे कि आप जो है बेहतर नॉलेज ले सके कैसे स्टॉक को पिक करना चाहिए, कौन कौन से फंडामेंटल्स, कौन कौन से टारगेट्स, कौन कौन चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए बिफोर बाइंग इन द स्टॉक। तो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय और सेल के लिए, बट आपके एक नॉलेजेबल वीडियो हो सकती है। जो लोग स्टॉक मार्केट में कुछ नया सीखना चाहते हैं उनके लिए एक वीडियो अच्छी हो सकती है। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। और उससे पहले फटाफट इस वीडियो को आप देखिए और इससे आपको मिलेगी बहुत सारी नॉलेज। तो फटाफट एक बार हम चलते हैं अपनी शेयर वेबसाइट पे। आज हम बात करने वाले हैं IRFC के बारे में, यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो बेसिकली कंपनी करती क्या है? ये कंपनी बेसिकली पैसा उठाती है और फाइनेंस करती है उस मार्केट को जो कि इंडियन रेलवे को इन्हेंस कर सकती है, यानी कि उसके अंदर चार चांद ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर आप बात चलेंगे, जैसे कि इंडियन रेलवेज़ के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज होती है। जैसे कि अगर एक रेलवे जब चलती है तो वहाँ पे दुकानें भी होती है, ठीक है, फिर वहाँ पे इंटरनेट की सुविधा भी होती है, फिर आप आज में अच्छा फूड भी सप्लाई हो रहा है। तो ये जो पूरी चीज़ है, जो पूरी साइकिल है, इसमें कहीं ना कहीं फाइनेंस की ज़रूरत होती है। यानी कि अगर कोई छोटा बंदा इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है, यानी इसमें कोई अपना बिजनेस बनाना चाहता है, तो कोई कंपनी नहीं आती है तो उसको कहीं ना कहीं कंपनी फाइनेंस करती है। और यहाँ पे कंपनी इस तरीके के मॉडल पे बेसिकली काम करती है, यानी कि किसी कंपनी को फंड करती है, जब वो अच्छा खासा प्रॉफिट बनाती है फिर कंपनी अपना अपना थोड़ा थोड़ा करके अपना पैसा भी रिटर्न लेती है और उससे जो इंटरेस्ट निकल के आता है वो भी बाय बना के रखती है। ठीक है, फटाफट एक बात करते हैं मार्केट कैप की। देखिए 45,000 करोड़ का यहाँ पे अच्छा खासा मार्केट कैप है, यानी कि ऑलमोस्ट 45,800 करोड़ का मार्केट कैप है। बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत लार्ज कैप कंपनी यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको। करंट प्राइस की बात करें 35 का करंट प्राइस यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू 34.8 रुपीज़ के आसपास, यानी कि ऑलमोस्ट करंट प्राइस और बुक वैल्यू जो है सेम प्राइस पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे बहुत कम स्टॉक्स होते हैं जिनमें करंट वैल्यू बहुत ज़्यादा नियर बाय टू द बुक वैल्यू होती है, वहाँ पे पोटेंशियल नज़र आता है। डिपेंड्स ऑन द सेल्स और प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार हम पी की बात करेंगे, देखिए 7.24 का पी यहाँ पे निकल के आता है। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे उससे कॉरस्पॉन्डिंग रिटर्न ऑफ इक्विटी, तो रिटर्न ऑफ इक्विटी जो यहाँ पे निकल के आएगी, यहाँ पे 14.7% निकल के आती है, यानी कि बहुत ज़्यादा, यानी कि डबल यहाँ पे निकल के आएगी। यहाँ कर पी 7 का है तो यहाँ पे रिटर्न ऑफ इक्विटी 14 का है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे डबल है, यानी कि ग्रोथ भी यहाँ से डबल अच्छा देखने को मिल सकती है। ठीक है, अभी हम और फैक्टर्स पे डिस्कस करेंगे और उससे भी जानने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे डिविडेंड यील्ड अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे 2.28% का यहाँ पे डिविडेंड यील्ड भी मिला है। ठीक है, ये बहुत अच्छे से फिगर्स अभी देखने को मिले हैं, कोई भी नेगेटिव फिगर नहीं देखने को मिला, मुझे बहुत अच्छे फिगर्स लग रहे हैं सारे। एक बार हम प्रॉफिट एंड लॉस पे समझ लेते हैं। ठीक है, अगर आप देखिए 2012 में अगर हम बात करेंगे सेल्स की, तो यहाँ पे 4,600 करोड़ की सेल्स थी। और ईयर एंड ईयर बेसिस पर अगर आप देखेंगे सेल्स में कहीं भी गिरावट नहीं आई, कोई भी ईयर में सेल्स नहीं गिरी, यहाँ पे लगातार सेल्स जो है बढ़ती चलेगी। अगर आज के टाइम पे देखेंगे तो 24,000 करोड़ की यहाँ पे सेल्स हुई है। यहाँ पे कंपनी का मार्जिन देखेंगे तो 100% पूरा मार्जिन है, क्योंकि कंपनी बेसिकली फंड करती है। ठीक है, इसमें कंपनी का कोई भी ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयज़ की बहुत ज़्यादा फीस आती है। ठीक है, यानी कि एम्प्लॉयज़ की कोई ज़्यादा फीस नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं, क्योंकि वही लोग जो इंडियन रेलवेज़ में काम करते हैं उन्हीं को ही ये पोस्टिंग दे रखी है। तो यहाँ पे फंड भी ज़्यादा नहीं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो बेसिकली कंपनी ने करी है वो ज़्यादा नहीं कर रखी है। पूरा पूरा पैसा जो है कंपनी के हाथ में आता है, यानी कि देखिए आप 99-100% का यहाँ पूरी ग्रोथ है। पूरा पैसा कंपनी के अंदर मार्जिन के तौर पे निकल के आ जाता है। बात करेंगे अदर सोर्स ऑफ इनकम की, यहाँ पे 41 करोड़ का अदर सोर्स ऑफ इनकम निकल के आया है। देखिए जब भी आपको पता हो, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल अगर हम किसी बैंक का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ICICI बैंक है, अगर आप ICICI बैंक या कोटा बैंक जैसे बैंक की सेवा लेते हैं तो आपको एक अच्छी खासी ऐप भी मिलती होगी, उस ऐप से आप ट्रांजेक्शन्स करते हो, कंपनी कुछ कुछ ब्रोकरेज भी रखती है। ठीक है, उसी तौर पर कंपनी बेसिकली जब ऐसी कोई कंपनी होती है तो इनकी भी अपनी एक ऐप होती है, उसका कंपनी मेंटेनेंस के लिए जो भी कस्टमर होता है उससे 1-1.5 रुपये के आसपास लेती है। यानी कि एक तरीके से बैंक जो फंडिंग सेक्टर होता है, यानी कि बैंकिंग सेक्टर बेसिकली जैसे हम कह सकते हैं, उनमें क्या होता है कि जो टेक्नोलॉजी से है कंपनी वहाँ से थोड़ा बहुत पैसा बना लेती है। तो यहाँ पे भी अदर सोर्स ऑफ 41 का हो सकता है, लेकिन हाँ पूरा नहीं कहूँगा, हो सकता है कुछ हो। ठीक है, हो सकता है कुछ और भी हो, पर लेकिन अभी हमें ये एजम्पशन लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले टाइम पे ऐसा भी होगा। ठीक है, जब कंपनी और ज़्यादा बड़ी होगी तो ऑब्वियस बात है कंपनी अपने प्रोसेस को ऑटोमेट करेगी, यानी कि IT से चलाने की कोशिश करेगी। और अभी भी IT से ही चल रहा है, कोई ज़्यादा कंपनी का कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जैसे आप देखेंगे पूरा पूरा पैसा हाथ में आ जाता है, ज़्यादा कुछ पैसा कंपनी के हाथ से जाता नहीं है। ठीक है, सारा पैसा हाथ में आता है। नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे यहाँ पे 6,000 करोड़ प्लस का यहाँ पे नेट प्रॉफिट नज़र आता है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे कंपनी अच्छा नेट प्रॉफिट दिखाया और अच्छा खासा कंपनी डिविडेंड पे आउट भी देती हुई नज़र आ रही है। ठीक है,
ये बहुत अच्छी चीज़ है। मार्जिन मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि मार्जिन अच्छे होने चाहिए कंपनी के, बट यहाँ पे तो मार्जिन में कोई दो राय नहीं है, पूरा मार्जिन है, 100% का मार्जिन है, तो ये बहुत अच्छा फिगर है। ठीक है, एक बार बात करते हैं बैलेंस शीट्स की। तो बैलेंस शीट में अगर हम आएंगे तो यहाँ पे कंपनी के ईयर बेसिस पर अगर आप देखिए, रिजर्व जो है कंपनी का आज के टाइम पे 32,000 करोड़ का रिजर्व है। इससे पहले 27,900 करोड़ का रिजर्व था, उससे पहले 22,800 का। तो यानी कंपनी के जो बैंक में जो पैसा है वो ईयर और ईयर बेसिस बढ़ता जा रहा है। यानी कि जब बैंक में पैसा बढ़ता जाता है तो कंपनी जो है नए इन्वेस्टर्स को, यानी कि नए कस्टमर्स को लेकर आ जाती है और उनको फंड करती है, फिर वो नए ग्रो करते हैं, वो थोड़ा पैसा वहाँ से कंपनी इंटरेस्ट के तौर पे लेती है, धीरे धीरे करके ऐसी ग्रोथ होती है। ठीक है, उसी तौर पे अगर हम देखेंगे कंपनी के पास बोरिंग की, पहले जब हम बात करें कंपनी के पास 50,000 करोड़ का कर्जा था, ईयर और ईयर बेसिस पे कर्जा भी बढ़ा है। ठीक है, जिसकी वजह से स्टॉक का प्राइस जो है इतनी ज़्यादा मोमेंटम नहीं दिखा पा रहा है। कंपनी को बेसिकली अभी इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, कंपनी को डिविडेंड पे आउट ना करके कहीं ना कहीं बोरोइंग को कम करे, और उस बोरोइंग से ही लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। यानी कि उसको देखें, जब ये फिगर्स कम होंगे ना तो ऑब्वियस सी बात है नए इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। बट लेकिन हाँ, अगर हम बात करेंगे ऐसी कंपनी की, देखिए जो ये फंडेड कंपनीज होती हैं, जो पीछे की फंड रेस करती हैं, या फिर बैंकिंग जो कंपनीज होती है, इनके पास बोरिंग इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि अगर मान के चलिए, अगर आप किस बैंक के पास पैसा लेने जाएंगे, कोई छोटा बैंक है तो वो बड़े बैंक से पैसा लेता है, यानी कि रिजर्व बैंक हो गया या SBI से हो गया फॉर एग्जाम्पल, ऐसे बैंक से पैसा लेगा, कर्जा लेगा और वो आपको देगा और 1% ब्याज वहाँ पे खाएगा। तो उसी तौर पे जैसे कि कंपनी जो है IRFC, इसने क्या किया होगा, बड़ी बड़ी फंड कंपनी से पैसा लिया होगा। फॉर एग्जांपल अगर रिजर्व बैंक से मांग के चले तो रिजर्व बैंक से पैसा लिया होगा कि मेरे को इतना पैसा चाहिए, 1 लाख करोड़ रुपए चाहिए, मेरे को अपना कस्टमर्स को पैसा देना है, फिर उसको देगी, वहाँ पे 1% खाएगी, RBI को अपना पैसा रिटर्न करेगी। तो ये जो रिटर्न का जो सीन है, ये देखिए बढ़ता जा रहा है। ये जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, ये जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट देगा और वो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टॉक को लूज़ कर सकते हैं और स्टॉक का प्राइस फिर नीचे आ सकता है। ठीक है, ये कंपनी को ध्यान देना है, ये हमें भी ध्यान देना पड़ेगा कि बोरिंग जो है हर साल इतनी ज़्यादा ग्रोथ ना दिखाए जितनी की सेल्स नहीं दिखा रही है। ठीक है, सेल्स अच्छी है बट लेकिन बोरिंग कंपनी अगर कम करे तो अच्छा इम्पैक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे बोरिंग एक नेगेटिव इम्पैक्ट है और ये इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। बट लेकिन हाँ, फंडिंग कंपनी के लिए हमें ये मानना पड़ेगा कि इतना ही बोरिंग चलता है, बोरिंग इतना होना ही पड़ेगा, तभी कंपनी आगे ग्रो कर पाएगी। ठीक है, एक बार हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। देखिए 2021 मार्च के क्वार्टर की हम बात करेंगे और जहाँ पे 2022 की मार्च की बात करेंगे, तो यहाँ पे होल्डिंग्स करने के प्रमोटर्स की सेम थी और आज भी प्रमोटर्स की होल्डिंग सेम है। अगर हम बात करें 2021 की, ठीक है, मार्च क्वार्टर की, यहाँ पे 1.4% की थी। 2022 में यहाँ पे अगर आप बात करेंगे ऑलमोस्ट सेम थी, बट ठीक, हाँ डिक्रीज हुआ है। ठीक है, 2023 की अगर मार्च की बात करेंगे तो यहाँ पे भी होल्डिंग ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है। तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग भी सेम है, FIs की होल्डिंग भी कंसिस्टेंट है ओवर द ईयर, इतना ज़्यादा डिजास्टर चेंज नहीं आया है। बट लेकिन हाँ, अगर हम बात करेंगे FIs की 4.2% की जो होल्डिंग्स थी DI की, उनमें कहीं ना कहीं 2% से नीचे तक का DI की होल्डिंग गई है। क्योंकि देखिए, अगर कंपनी के अंदर बोरिंग इतनी तेज़ी से ना बढ़े ना, बोरिंग कम होती जाए, तो ऑब्वियस सी बात है ये एक गुड इम्पैक्ट देती है प्रोमोटर्स का। क्योंकि ऐसे लोग क्या करते हैं, फिर कंपनी को ग्रोथ करने पर ध्यान देते हैं। अभी कंपनी पर कर्जा बढ़ता जा रहा है, कर्जा बढ़ता था, कंपनी ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी, कंपनी को कहीं ना कहीं फिर लॉस मेकिंग में चली जाएगी और बहुत ज़्यादा लॉस यहाँ पे झेलना पड़ सकता है। पब्लिक इन्वेस्टर्स की बात करेंगे तो पब्लिक इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे अपनी होल्डिंग्स इंक्रीज़ करी है। बट लेकिन मेरे तरफ से अगर बात माने तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग और FIs और DIs की होल्डिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है अगर आप किसी स्टॉक को पिक करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम ओवरऑल सम की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छी होल्डिंग है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्डिंग्स है। प्रोमोटर्स में अगर मैं जाऊँगा तो यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ही होल्डिंग्स है सारी। तो ये एक स्ट्रॉन्ग हाथ है, ये हाथ इतनी जल्दी से उठने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग हैंड्स होते हैं। तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे देखने को मिलेगी। ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न स्ट्रॉन्ग है, बट ठीक है, कंपनी को थोड़ा सा और ध्यान देना पड़ेगा अपनी होल्डिंग्स को, FIs और DIs को थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा ताकि वो इनमें आए, इन्वेस्ट करें और फिर यहाँ से मोमेंटम अच्छी देखने को मिल सकती है। एक बार हम बात कर लेते हैं यहाँ पे टेक्निकल टारगेट की हमारा क्या बन सकता है। तो अभी यहाँ पे हमने चार्ट खोल लिया है ट्रेडिंग व्यू पे, तो अभी IRFC का चार्ट खुला हुआ है। एक बार हम बात कर लेते हैं कि कैसे इसमें मोमेंटम चला। अभी यहाँ पे जब प्राइस जब लिस्ट हुआ था तो ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे ये एक रेंज बन गया था, इस रेंज के लगातार नीचे रहा, कई बार यहाँ पे इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ने की कोशिश करा, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 3 4, तो लगातार कई बार ही रेजिस्टेंस लेवल तोड़ने की कोशिश करा। बट यहाँ पे वॉल्यूम्स इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी। अगर आप देखेंगे वॉल्यूम में इतनी बड़ा मूव नहीं था। यहाँ पे अगर हम देखेंगे
इस 2022 में अगर हम बात करेंगे नवंबर, तो यहाँ पे अच्छा खासा बाइंग बना, वॉल्यूम आप देखिए कितनी अच्छी बनी और लगातार यहाँ पे ब्रेकआउट मिला और स्टॉक का प्राइस लगातार यहाँ से ऊपर गया। अगर हम एक बार यहाँ से डिस्कस करते हैं एक बार कितना प्राइस में कितना बड़ा यहाँ पे चेंज आया, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे ऑलमोस्ट 41% का यहाँ पे गेन मिला। यहाँ पे एक बार हम सेट कर लेते हैं, ये चीज़ें हमें ना आगे चल के बहुत अच्छी चीज़ें समझा पाती हैं। यहाँ पे 41% गेन मिलने के बाद लगातार स्टॉक का प्राइस नीचे चला गया। उसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पे अच्छा खासा प्रोमोटर्स ने ऊपर ले गए या फिर नए इन्वेस्टर्स को लुभाया, यहाँ पे ऊपर तक गया, बट लेकिन स्टॉक का प्राइस इतना ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाया क्योंकि सब कुछ पॉजिटिव था। बट लेकिन नेगेटिव न्यूज़ की वजह से कई बार क्या हो जाता है कि स्टॉक का प्राइस जो है मोमेंटम देना स्टार्ट जो है ख़त्म कर देता है, कहीं ना कहीं जो मोमेंटम चल रही होती है, जो स्टार्ट की होती है वो ख़त्म कर देता है। उसके बाद स्टॉक का प्राइस नीचे आया, जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट की तरह एक्ट हुआ, यहाँ पे अच्छा खासा मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ पे बाइंग वॉल्यूम बनी, फिर लगातार यहाँ पे 41% का ऑलमोस्ट यहाँ पे गेन देखने को मिलता है। आज के टाइम पे हम बात करेंगे कि क्या इस पर हमारे टारगेट बन सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे कितनी अच्छी यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हुई, यहाँ पे फिर से वॉल्यूम इंक्रीज हुई, तो यहाँ पे 41% का, यहाँ पे भी मुझे ऐसा लगता है धीरे धीरे करके यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो सकती है और यहाँ से भी हमें अच्छा खासा टारगेट देखने को मिल सकता है। ओवर द ईयर अगर हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ये जो प्राइस निकल के आएगा, ये देखिए ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। देखिए यहाँ पे एक बार मार्केट ने तोड़ने की कोशिश करी, यहाँ तक पहुँचा ही नहीं, यहाँ से नीचे आ गया, यहाँ पे तोड़ने की कोशिश करी मार्केट ने, अब लगातार यहाँ पे भी एक बार मोमेंटम बन रहा है। एक बार मैं इस परसेंटेज को यहाँ से रिमूव करूँगा और यहाँ से अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ आपको, ये एक प्राइस बनना ज़्यादा ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे यहाँ पे एक शोल्डर बन रहा है, यहाँ से शोल्डर का एक हेड बना और एक को शोल्डर यहाँ पे ब्रॉडर शोल्डर अच्छा खासा देखने को आपको मिल जाएगा। एक बार मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, एक बार हम यहाँ पे ब्रश ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे यहाँ पे बना एक शोल्डर, शोल्डर के बाद बना एक अच्छा खासा यहाँ से लेके यहाँ तक का हेड, फिर यहाँ से एक और बनता जा रहा है शोल्डर, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, इसलिए हम इसको शोल्डर एज मैं एक्ट हम समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से मुझे लगता है कि यहाँ तक ब्रेकआउट दे सकता है, क्योंकि ये वन डे की कैंडल है, तो मुझे लगता है 1 से 2 दिन के अंदर यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हो सकता है हैवी वॉल्यूम के साथ, और वॉल्यूम जो है इंक्रीजिंग मोड में होनी चाहिए, तभी हम इसको एज कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट हो सकता है, ठीक है। अब हम अगर बात करनी है, अगर आप मान के चलिए यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो हमारे क्या टारगेट होंगे, एक बार हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक बार मैं प्राइस रेंज को ले लेते हैं और यहाँ से इसके बॉटम से अगर हम यहाँ जाएँ और यहाँ से टॉप पे मैं सेलेक्ट कर देता हूँ और इसको हम एक बार ड्रैग करके इसको ऊपर यहाँ पे मैं प्लेस करता हूँ, ठीक है। तो हमें करना क्या है बेसिकली, एक बार हम वो भी समझ लेते हैं, एक बार हम फिर से आपको डिस्कस करके बताता हूँ। देखिए यहाँ पे ये जो स्विंग बना है, स्विंग में अगर आप देखेंगे यहाँ पे कल के दिन पे यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी, आज के दिन हो सकता है अभी आप देखेंगे 8:33 हो रहा है, 25 तक आज ही वीडियो में अपलोड कर दूंगा, मार्केट खुलने से पहले कोशिश करूँगा वीडियो अपलोड हो जाए। देखिए यहाँ पे जैसे कि वैसे मैं अपने टेलीग्राम पे भी इसके अपडेट दे चुका हूँ, अगर जिन लोगों ने टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं है वो वहाँ पे भी अपडेट डेली बेसिस पे अच्छी ले सकते हैं। अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन सकती है, यहाँ पे एक अच्छी खासी क्लोजिंग दे सकता है मार्केट, और उसकी नेक्स्ट डे पे हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं और हमारे जो टारगेट होंगे 30% की गेन के साथ हमें अचीव हो सकते हैं। अगर हम यहाँ पे जाएँ, यहाँ पे हम अगर प्राइस एक बार समझने की कोशिश करें, देखिए अगर मैं प्राइस यहाँ पे लगाता हूँ तो प्राइस निकल के आएगा 47 रुपीज़ का, और अगर हम करंट प्राइस से बात करेंगे तो करंट प्राइस से भी हमारे को निकल सकता है ऑलमोस्ट 34% का गेन। 34% गेन हो सकता है, मुझे लगता है ये विद इन अ मंथ हो सकता है, यानी एक मैक्सिमम 2 मंथ भी लग सकता है, बट लेकिन हाँ मार्केट में मोमेंटम अच्छा है और मुझे लगता है वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, तो हमें बहुत जल्दी ये टारगेट अचीव हो सकता है, विद इन अ मंथ भी हो सकता है, बट लेकिन हाँ ज़्यादा थोड़ा सोचेंगे तो 2 मंथ मैक्सिमम ये 34% का गेन मिल सकता है, जिसमें हमारा टारगेट होगा 47 रुपीज़ का। और अच्छा खासा यहाँ पे पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग भी बन रही है, और इसी तौर पे इसी चीज़ को हम देख के ही जज कर सकते हैं कि मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम बन रहा है पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। और अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े, वहाँ जुड़ सकते हैं, और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब भी नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और कमेंट करके बताइए आपको किस स्टॉक पे पर्टिकुलर वीडियो चाहिए, हम उस स्टॉक पे आपके लिए वीडियो बनाएंगे और वहाँ पे हम कुछ नया और सीखने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड। थैंक यू और बाय बाय।